आप सबके फेवरेट टॉपिक ओम्स लॉ की बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और ये आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो, ये एक फंडामेंटल लॉ है, ठीक है। पहले इसके स्टेटमेंट की बात करेंगे, फिर कुछ और चीज़ें थोड़ी बहुत डिस्कस करेंगे। वैसे आपके पास करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो सबसे बेसिक लॉ है यहाँ पे, वो हमारे पास ओम्स लॉ और किरचॉफ्स करंट एंड वोल्टेज लॉ ही है। इन्हीं से हम सारी चीज़ें डिराइव करेंगे, ठीक है। जब भी हमें कुछ दिक्कत आएगी हम सीधा इन्हीं लॉ से बात करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि भाई ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, फिर आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट बिल्कुल सिंपल है, आप सबको पता है दैट एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन, एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन। अच्छा, कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन या फिजिकल कंडीशन के नाम पे हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर होगा, ठीक है। एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन करंट passing through a conductor is directly proportional to applied potential difference. Applied potential difference. अब इस स्टेटमेंट से थोड़ा सा मैं समझ लेता हूँ कि वो एग्जैक्टली बोलना क्या चाह रहा है। सपोज ये हमारे पास एक प्यारा सा छोटा सा सिलेंड्रिकल फॉर्म में मैं एक वायर इमेजिन करता हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से बात करता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो हमारा वायर है, इस वायर का कुछ अंदर दोनों पॉइंट ए और बी के ऊपर एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं। लेट्स सपोज दैट इज़ वी ए बी, पोटेंशियल डिफरेंस वी, इट इज़ बेसिकली बिटवीन ए एंड बी। तो फिर यहाँ पे करंट फ्लो होने लग जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आप जनरली बैटरी यूज़ करते हो, तो यहाँ पे करंट फ्लो होने लग जाएगी। और ये जो करंट फ्लो हो रही है, दिस करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और यहाँ जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है उसको अपन लिखते हैं 1/r। क्या लिखते हैं? 1/r। तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए इस फॉर्मेट में भी लिख सकता हूँ, v = IR। ज़्यादातर लोगों को ये फॉर्मेट में याद रखने की आदत है, कोई बात नहीं, ये वैसे फ्लो में निकलता है, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक और चीज़ देख ली। एक तो क्या बोला था कि जो करंट फ्लो हो रही है वो आपस पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट पोटेंशियल समझ आता है। अब नई चीज़ आ गई यहाँ पे कैपिटल आर। तो अब हमारा मुद्दा है कि कैपिटल आर क्या है, पहले इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम पहले बात कर लेंगे, ये जो कैपिटल आर लिखा है, दिस इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं हम उसे? रेजिस्टेंस, सिंबल कैपिटल आर, बराबर है। अब इस पे बात करते हैं कि एग्जैक्टली रेजिस्टेंस क्या है। तो रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस के बारे में हम बोल सकते हैं दैट डेफिनेशन वाइज यदि मैं बोलूँ, देन इट इज़ प्रॉपर्टी, इट इज़ प्रॉपर्टी of a material, it is property of a material by virtue of which it opposes a charge flow। यानी कि हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है जिनकी वजह से चार्ज फ्लो का अपोज होगा। अच्छा, और इसके बारे में हम क्या क्या बात कर सकते हैं?
वो देखते हैं। सबसे पहले हमें बात करनी चाहिए इसकी यूनिट क्या है। यूनिट के रिगार्डिंग हम बड़ी आसानी से बोल सकते हैं कि एक यूनिट तो यहाँ देख के आपको समझ आती होगी। रेजिस्टेंस आर को क्या लिख सकता हूँ, V/I, तो दिस कैन बी रिटन एज वोल्ट डिवाइड बाई करंट की यूनिट एम्पियर। तो एक यूनिट तो ये आ गई, और इसी को यहाँ पे बोलते हैं ओम। सिंबल ऐसा यूज होता है, थोड़ा आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई रेजिस्टेंस की यूनिट, बराबर है। और अब बात कर लेते हैं इसकी डायमेंशन क्या होगी रेजिस्टेंस की। वैसे ये सब आपने यूनिट डायमेंशन चैप्टर में पढ़ा है। आप इसी फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो, कौन से वाले को, V/IR वाले को, लेकिन फिर से पोटेंशियल की यूनिट निकालने में दिक्कत आएगी। बढ़िया है कि आप सीधा यही फॉर्मूला यूज़ कर लो ना, ये भी तो देखा होगा कहीं, P=I²R, पावर वाला फॉर्मूला 10th क्लास में, ठीक है। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो रेजिस्टेंस की डायमेंशन है दैट इज़ इक्वल्स टू द डायमेंशन ऑफ पावर डिवाइड बाई डायमेंशन ऑफ करंट का स्क्वायर, बराबर है। पावर को आप ऐसा बोल सकते हो एनर्जी अपॉन टाइम, और एनर्जी को लिख सकते हो फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स की यूनिट सबको याद रहती है, क्या रहती है, M1L1T-2। मैंने बोला था ना एकदम फ्लो में निकलता है, M1L1T-2, ये फोर्स की यूनिट है। इसको यदि मैं डिस्प्लेसमेंट L1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एनर्जी आ जाएगी, और टाइम से डिवाइड कर दूंगा तो कहीं ना कहीं पावर आ जाएगी। और करंट तो खुद एक फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है। तो ये आ गया A⁻²। अच्छा, पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि करंट की डायमेंशन क्या होगी, तो करंट की डायमेंशन A⁻1, क्योंकि वो खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, बराबर है। अब मैं इसे लिख सकता हूँ रेजिस्टेंस की यूनिट। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या आ जाएगी हमारे पास, M⁻1 L⁻2 T⁻−3 A⁻−2। ये तो आ गया हमारे पास रेजिस्टेंस की यूनिट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि भाई ये रेजिस्टेंस कैलकुलेट कैसे होगा। मैंने यहाँ तक ये बोला ना कि रेजिस्टेंस बेसिकली आपके पास वायर की प्रॉपर्टी है, जिनकी वजह से, ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी जिनकी वजह से आपस करंट का अपोज होगा, ठीक है। यदि ऐसी बात है तो अब देखते हैं कि भाई अपोज होगा तो ये जो अपोजिंग फैक्टर है रेजिस्टेंस, ये किस पे डिपेंड करेगा। तो जहाँ पे करंट फ्लो हो रही है ना, वहाँ लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतने ही चार्ज को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी और अपोजिंग फैक्टर बढ़ जाएगी। यानी कि इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन दैट दिस रेजिस्टेंस इज़ बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, यानी जो अपोजिंग फैक्टर है वो बढ़ेगा। एंड इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। अगेन जब मैं क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर रहा हूँ, मैं वो एरिया ले रहा हूँ जो करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। तो वहाँ पे एरिया बढ़ेगा तो आपके पास मूवमेंट ईजी होगा और अपोजिंग फैक्टर कम हो जाएगा। इन दोनों से कंबाइन फॉर्म में आप ऐसा बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। और यहाँ जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है उसे ऐसे लिखते हैं रो। क्या लिखते हैं, रो, ठीक। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस निकालने का तरीका होगा। यहाँ पे मैं कुछ बातें और ऐड करना चाहता हूँ, वो है कि ये फॉर्मूला तभी लगेगा ना जब पूरे आपके पास लेंथ पे थ्रू आउट द लेंथ क्रॉस सेक्शन एरिया एक जैसा हो, और डेंसिटी, ये जो आपके पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये भी एक जैसा हो, तभी मैं ऐसी बातें कर सकता हूँ, अदरवाइज़ नहीं कर पाऊँगा। अच्छा, इसको देख के मैं कुछ चीज़ें और बोल सकता हूँ हमारे प्यारे रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस आर के बारे में और क्या बोल सकता हूँ, ये बोल सकता हूँ कि ये रेजिस्टेंस जो है इट डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस किस पे, लेंथ पे भी डिपेंड करेगा, एरिया पे भी। तो बोल सकता हूँ इट डिपेंड्स ऑन डायमेंशन।
डायमेंशन का मतलब ये होता है लेंथ, एरिया, विड्थ इन पे, ठीक है। किस तरीके का हमारा मतलब शेप कैसी है, उन बातों पे डायमेंशन पे डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस। और ये जो आपके पास रो है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इस पे भी डिपेंड करेगा। और ये जो आपके पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रो मैंने लिखा है, दिस इज़ कॉल्ड रेजिस्टिविटी। इसको हम क्या बोलेंगे? रेजिस्टिविटी, ठीक है। और ये हमारे पास मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी। किसकी प्रॉपर्टी होगी? मटेरियल। तो आप लिख सकते हो कि एक तो डायमेंशन पे डिपेंड करेगा और दूसरा हमारे पास मटेरियल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा। मटेरियल प्रॉपर्टी, मटेरियल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये तो हो गया रेजिस्टेंस की। अब बात कर लेते हैं हमारे रेजिस्टिविटी की, ठीक है। रेजिस्टिविटी मैंने पहले आपको बोल दिया कि ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो मैं लिख सकता हूँ इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, वैसे फॉर्मूला वाइज देखते हो तो आपके पास ये कितना आता है। रेजिस्टिविटी को ऐसा लिख सकते हो आप, रेजिस्टेंस आर क्रॉस सेक्शन एरिया डिवाइड बाई लेंथ एल। ये आ रहा है ना। वो मैं फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूँ कि अभी ये चेक कर लेते हैं कि भाई ये जो रेजिस्टिविटी इसकी यूनिट क्या रहेगी। यूनिट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यूनिट के रिगार्डिंग आप बिल्कुल स्ट्रेट वे बोल सकते हो कि जो रेजिस्टेंस की यूनिट डिवाइड मल्टीप्लाई बाई एरिया की यूनिट और लेंथ। एरिया होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ होता है मीटर, तो 1 मीटर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा ओम मल्टीप्लाई बाई मीटर, ठीक है। और दूसरा यदि हम डायमेंशन की बात करेंगे तो डायमेंशन भी बिल्कुल रेजिस्टेंस के डायमेंशन को लेंथ के डायमेंशन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डायमेंशन की बात करेंगे तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ऊपर देखो क्या आया हुआ था, वो आया था m की पावर 1 l की पावर 2 था ना। ये देखो l की पावर 2, तो एक l और मल्टीप्लाई हुआ तो l की पावर 3, t की पावर पहले ही -3 था, a की पावर -2, तो यही रहेगा। ये रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी आप लेंथ और एरिया को यूनिट ले लेते हो तो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस की इक्वल आ जाएगी। तो मैं डेफिनेशन वाइज ऐसा भी लिख सकता हूँ, ये जो रेजिस्टिविटी है इट इज़ ए रेजिस्टेंस, resistivity is basically a resistance of conductor having unit cross section and unit length। इस तरीके से मैं डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ एक चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा गौर करने वाली बात है, वो ये है, ये जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन डायमेंशन, ऑफ कंडक्टर, ठीक है। लेंथ कितनी है, एरिया कितना है, इन बातों का रेजिस्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखोगे। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगी, बाकी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगी। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था, हमारे पास ओम्स लॉ की शुरुआत की थी, जो कहीं ना कहीं इस तरीके से बता रहा था। अच्छा, तो कुछ और बातें जो आप ग्राफ वगैरह की इन कर लेते हैं, जैसे ओम्स लॉ पे आपने ग्राफ यदि आप प्लॉट करोगे ओम्स लॉ पे तो कैसा आएगा,
करंट और वो दोनों आपस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन आएगा। मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, एक एक्सिस पे यदि मैं करंट ले लूँ और एक पे पोटेंशियल ले लूँ तो इनके बीच का जो ग्राफ है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। ठीक है, ये रहा पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये मैंने किसी एक के लिए बनाया, कंडक्टर के लिए, जिसका रेजिस्टेंस R1 है। किसी और के लिए बनाऊंगा तो स्ट्रेट लाइन कहीं और, मतलब किसी और एंगल पे आ जाएगी। सपोज दूसरे कंडक्टर के लिए स्ट्रेट लाइन ऐसे आ गई। और अब हमें पूछा है कि R1 और R2 में क्या रिलेशन है। मैं जैसे ऑप्शन दे देता हूँ कि भी R1 की वैल्यू बड़ी है R2 से, या फिर R1 की वैल्यू छोटी है R2 से। थर्ड ऑप्शन की भाई ये दोनों इक्वल है। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। ठीक है, नन ऑफ अबव। इनमें क्या रिलेशन होगा R1 R2 में, ये चेक करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। जब भी आपको इस टाइप की ग्राफ की प्रॉब्लम आए ना, ओम्स लॉ की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे फिजिक्स में कहीं भी V और, अब जैसे यहाँ पे V और I में रिलेशन दिया, R के अंदर रिलेशन चाहिए, तो ऐसे केसेस में बेटर होता है पहले इन तीनों को रिलेट करने वाला कोई फॉर्मूला याद हो तो वो लिख दो। जैसे हमें अभी पता है V इज IR, ओम्स लॉ है, लिख दिया। इस टाइप की सिचुएशन KTG में भी आई थी, थोड़ा सोच के देखो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में। अब एक लाइन खींच दिया करो आप, या तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, जैसा आपको पसंद है, मुझे किसी में कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, यदि किसी ने एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है ऐसे, तो ये लाइन खींचने से क्या होगा, इन दोनों पॉइंट पे करंट इक्वल है। यानी मैं ऐसी दो सिचुएशन की बात कर ली जहाँ मैंने करंट को एक जैसा कर दिया, करंट एक जैसा है, कांस्टेंट हो गया, तो फिर मैं लिख सकता हूँ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। जिसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उसका ज़्यादा होगा। अब देखो, एक का पोटेंशियल इतना है और दूसरे का इतना है, तो R1 का पोटेंशियल ज़्यादा है तो मैं लिख सकता हूँ R1 इज़ ग्रेटर देन R2। अब वर्टिकल लाइन खींच के भी चेक कर सकते, वर्टिकल लाइन खींचते तो पोटेंशियल एक जैसा होता, तो हम बोल देता है कि जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाता करंट के। ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर सॉल्व कर सकते हो, कोई बुरे वाली बात नहीं। एक और छोटी सी प्रॉब्लम, बहुत ही छोटी सी प्रॉब्लम, वो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे एक बहुत ही प्यारा सा एक छोटा सा वायर का टुकड़ा है, कुछ लेंथ मान लेते हैं इसकी। ठीक है, L लेंथ का मान लेते हैं, बराबर है, ये L लेंथ का एक वायर है। और अब मैं एक काम करता हूँ, इस वायर को कट करता हूँ, इसका एक छोटा सा पार्ट मैं कट करके ले लेता हूँ, और वो छोटा सा पार्ट है L/4। ये छोटा सा पार्ट कितना है, L/4। देखते रहना, मैंने से इसका एक पीस काट के अलग कर दिया, और इसकी रेजिस्टिविटी रो है। तो ये जो नया वाला पीस है, टुकड़ा छोटा सा 1/4 टुकड़ा है, इसकी रेजिस्टिविटी कितनी होगी ये पूछा है। और इसके लिए आपके पास प्यारे से कुछ मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ, ताकि अब तुक्का भी मारना चाहो तो आपको मज़ा आए। ठीक है, तो वो रो/4, 4 टाइम्स रो, अगेन नन ऑफ दिस। ठीक है, वीडियो को पॉज करके एक बार सोचो क्या आंसर होना चाहिए, सोच लिया। ठीक है, यदि रेजिस्टेंस पूछा होता तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस आप लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो मैं लिख देता R/4। लेकिन उन्होंने रेजिस्टिविटी का पूछा है, रेजिस्टेंस नहीं पूछा है, इस बात का ध्यान रखना था। और रेजिस्टिविटी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती, तो आंसर A आएगा। मुझे पता है आप सबका आंसर सही आया था, बट फिर भी मैं थोड़ा लास्ट वाले पॉइंट को फोकस करने के लिए मैंने दोबारा ये एक क्वेश्चन फ्रेम किया है। उम्मीद करता हूँ ये जो बेसिक ओम्स लॉ से रिलेटेड टर्म्स है वो आपको समझ में आई है। इस पर और अपन कुछ न्यूमेरिकल के साथ डिस्कशन करेंगे। ठीक है।